हेलो दोस्तों, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 11 केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के नियम चल रहे थे, जिसमें हमने पहला जो रासायनिक संयोग का नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको विद प्रयोग के हमने कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने क्या किया था दोस्तों, जो लिंडमान महोदय थे, कौन थे? लिंडमान महोदय थे या लैंडोल्ट महोदय थे, इनका हमने प्रयोग भी समझा था, बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लिया था। ठीक है, क्या होता है रासायनिक संयोग का नियम, ये सब चीजें हमने देख ली थी, समझ ली थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर नहीं देखा तो जाइए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम 2 नियम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 2 नियम कंप्लीट करेंगे, हो सकता है और हम 3 भी नियम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो 2 तो एटलीस्ट नियम हमारे कंप्लीट होंगे ही, जिसमें दोस्तों हमारा जो पहला जो नियम रहेगा वो रहेगा स्थिर अथवा निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अथवा निश्चित अनुपात का नियम। और दूसरा जो नियम हमारा दोस्तों रहेगा वो रहेगा गुणित अनुपात का नियम। ये 2 नियम आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, चलो तो दोस्तों पहली आप नियम अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, आइए तो हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हो, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो नियम है वो निश्चितता के बारे में बताता है, स्थिरता के बारे में बताता है। ये हमें नाम से ही समझ में आ गया। बट अब हमें ये पता करना है कि ये किसकी निश्चितता के बारे में बताता है, किसकी निश्चितता के बारे में ये जो नियम है वो हमें बताता है। ठीक है, तो दोस्तों आप रासायनिक यौगिक जानते ही हो, आप रासायनिक यौगिक जानते हो कि रासायनिक जो यौगिक होता है वो रासायनिक यौगिक क्या होता है। बहुत बढ़िया, आप जानते हो, बनाना भी सीख चुके हो, बनाना भी आप सीख चुके हो, क्योंकि मैंने आपको जो है ना रासायनिक जो यौगिक होते हैं इनको बनाना, ठीक है, कैसे क्या बनते हैं, हर एक चीज आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए, क्लियर कर दिए। ठीक है, रासायनिक यौगिक की बात करें तो दोस्तों ये जो आपका NaCl है ये रासायनिक यौगिक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया AgCl है, ये जो है ना रासायनिक यौगिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया H2O, ये रासायनिक यौगिक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर CO2, ये रासायनिक यौगिक है। रासायनिक यौगिक मतलब जितने सूत्र हैं दोस्तों वो सब जो है ना रासायनिक यौगिकों में आते हैं। तो दोस्तों ये जो नियम है वो ये कहता है कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं, इस रासायनिक यौगिक के जो अवयवी तत्व होते हैं, रासायनिक यौगिक जो होते हैं उनके अवयवी तत्व होते हैं। अवयवी तत्व जैसे हमने देखा कि जो NaCl है इसमें 2 तत्व हैं, एक Na और एक Cl। तो NaCl के अवयवी तत्व क्या हुए? Na और Cl। हमने देखा कि AgCl हमारे पास यौगिक है, इसके अवयवी तत्व कौन है? Ag और Cl। हमने देखा H2O हमारे पास एक यौगिक है, इसके अवयवी तत्व कौन है? H और यहाँ पर O, H और यहाँ पर O। तो ये जो नियम कहता है मेरे भाई कि रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों का भार, रासायनिक यौगिकों में उनके जो अवयवी तत्व होते हैं इनका जो भार होता है, क्या होता है? भार होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। बिल्कुल साहब, हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, चाहे आप उस यौगिक को कहीं से प्राप्त करो, कहीं से प्राप्त करो। देखो मैं एग्जाम्पल के तहत आपको समझाता हूँ। दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर H2O, क्या है? H2O। हम अगर देखें H का भार कितना होता है? 1, बट कितने H हैं? 2 H का भार कितना हो गया? 2 हो गया। O का भार कितना होता है? 16। O का भार कितना होता है? 16। मतलब दोस्तों जो H2 है, H2O में अवयवी तत्वों का भार 2:16 होता है। H2O में अवयवी तत्वों का भार कितना होता है? 2:16 होता है। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप समझो, ये जो आपका दोस्तों H2O है, इस H2O को आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, इस H2O को आप कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे नली से प्राप्त करो, चाहे नाले से प्राप्त करो,
चाहे आप कुआं से प्राप्त करो, चाहे आप तालाब से प्राप्त करो, ठीक है, चाहे आप समुद्र से प्राप्त कर लो, इस H2O को आप कहीं से भी प्राप्त कर लो। इसमें जो अवयवी तत्वों का भार 2:16 है वो हमेशा रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप नदी का पानी लेके आए तो उसमें अवयवी तत्वों का भार 2:16 हो रहा है और फिर नाले का लेके आए तो उसमें कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। इस जल को आप कहीं से प्राप्त कर लो, उसके अवयवी तत्वों का भार 2:16 है, सो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसी प्रकार से दोस्तों हम थोड़ा सा CO2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, C का कितना भार होता है आपका, C का भार होता है आपका 12 होता है और O का कितना होता है 16, 2 O है तो कितना हो जाएगा 32 होता है, 32 हो जाएगा। मतलब CO2 में अवयवी तत्वों का भार कितना है 12:32, 12:32। अब इस CO2 को आप दुनिया में कहीं से प्राप्त कर लो, चाहे मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो धुएं से प्राप्त कर लो, चाहे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से प्राप्त कर लो, चाहे कोई फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है वहां से प्राप्त कर लो, चाहे आप घर में लकड़ियों को जला लो उस धुआं से प्राप्त कर लो CO2 को, कहीं से भी आप CO2 को प्राप्त कर लो, दुनिया में कहीं से भी आप CO2 को प्राप्त कर लो, उसमें अवयवी तत्वों का भार 12:32 ही रहेगा। इसी प्रकार H2O को आप कहीं से प्राप्त कर लो, उसमें जो H2O के जो अवयवी तत्व हैं उनका भार 2:16 ही रहेगा, इसका चेंजेस नहीं होने वाला, कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आपको आ गया? क्या है, क्या बोल रहा है ये नियम? ये नियम बोल रहा है रासायनिक यौगिकों में उसके अवयवी तत्वों का भार हमेशा निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त किया जाए, चाहे उस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त किया जाए। ये जो नियम हमें ये बताता है। क्लियर हो चुका है? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम बहुत अच्छे से समझ गए हो, कोई दिक्कत है? चलो, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि ये जो नियम था ये 1799 में दिया गया था, 1799 में और ये नियम तो दिया था ना वो प्राउस्ट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट महोदय ने दिया था। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, सन 1799 में इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट महोदय नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्वों का अवयवी तत्वों का भार हमेशा निश्चित या स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त कर लिया जाए। ओके, एग्जाम्पल, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त का मतलब कुआं से, तालाब से, नदी से, समुद्र से, नली से, नाले से, कहीं से। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त व प्रयोगशाला में बनाए गए जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार हमेशा 2:16 या फिर इसको काट सकते हो 2 एकम 2, 2 8 16, 2:16 या 1:8 होता है। 2:16 या 1:8 होता है। बहुत बढ़िया, आप समझ चुके हो। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 12:32 रहेगा, चाहे इसको आप कहीं से भी प्राप्त कर लो, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 तिया 12, 4 आठे 32, मतलब 3:8। सॉल्व तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, तो 12:32 या 3:8 ही रहेगा, चाहे कहीं से भी आप प्राप्त कर लो। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, चलो अब आप अपनी कॉपी में अगला नियम डाल लीजिए। हेडिंग जो है हमारा गुणित अनुपात का नियम, आपने हेडिंग डाल ली होगी। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है उससे समझो। देखो, गुणित अनुपात का नियम,
गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसके बारे में दिखाता है? गुणित अनुपात का नियम हमें दिखाता है गुणा के बारे में। किसके बारे में? गुणा के बारे में। मतलब यहाँ पर कोई गुणा का सिस्टम रहता होगा और उस गुणा के सिस्टम को बताने के लिए दिया गया आपका गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, आपको एक लाइन में बता देता हूँ दोस्तों, आपको एक लाइन में बता देता हूँ। इस नियम का प्रतिपादन 1803 में, ठीक है, 1803 में, और हमारे जो परमाणु के खोज करता है जॉन डाल्टन महोदय, उनने इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में जॉन डाल्टन महोदय ने किया था। अब ये नियम किसके बारे में बताता है उसको आप समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, चलो, मेरे पास यहाँ पर दोस्तों दो यौगिक हैं, एक हमारे पास है नाइट्रोजन और एक हमारे पास है ऑक्सीजन। हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कितने यौगिक हैं? दो यौगिक हैं, एक हमारे पास है नाइट्रोजन और एक हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन है और ये आपका पास ऑक्सीजन। दोस्तों जब ये दोनों सहयोग करेंगे तो इतना सिंपल सी चीज़ है, आप जानते हो नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। पहली कक्षा में आप जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी कक्षा में आप जानते हो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका अष्टक पूरा नहीं होता। इसका अष्टक पूरा नहीं होता तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर 3 चार्ज आएगा, और जब ये 5 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो जैसे 1 करेगा इलेक्ट्रॉन तो 1+ आएगा, 2 करेगा तो 2+ आएगा, 3 करेगा तो 3+ आएगा, 4 करेगा तो 4+ और 5 करेगा तो 5+। मतलब जो नाइट्रोजन है भाई साहब वो धनात्मक में ये 5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है और ऋणात्मक में केवल 3-, ऋणात्मक में केवल 3-। इतना आप समझ गए? कोई दिक्कत है? अब ये धनात्मक है और तो ये इसको ऋणात्मक बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया है कि धनात्मक और ऋणात्मक ही केवल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, चलो, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझो। यदि मान के चलो नाइट्रोजन पर क्या है? 1+ है, नाइट्रोजन पर क्या है? 1+ है, और ऑक्सीजन पर क्या है? 2- है। तो इनका सूत्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा N2O। एनी प्रॉब्लम? दूसरा फार्मूला बनाओ। यदि नाइट्रोजन पर 2+ है और ऑक्सीजन पर 2- है तो 2+ से 2+ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NO, या फिर आप कैंसिल मत करो, इनका क्रॉस ही ले जाओ। ठीक है, तो ये 2 इधर जाएगा और ये 2 इधर, तो N2 यहाँ पर O2 बन जाएगा। सिंपल बात सर। ठीक है, यदि नाइट्रोजन पर आपका 3+ होता है, ऑक्सीजन पर 2-, क्योंकि बारी बारी से कर सकता है, ये 1+ भी करेगा, 2+, 3+, 4+, 5, 5 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, और आपको फिर सूत्र बनाना आते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है सर, है ना, क्योंकि आप तो समझदार हो ना, क्योंकि आप तो सब सीख चुके हो ना मेरे भाई। ठीक है, तो समझदार हो तो ये बता दो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा सर, ये हमारा बन जाएगा N2O3, 4 करेगा तो N2O4 बन जाएगा, और 5 करेगा तो N2O5 बन जाएगा। ये आप जानते हो, है ना, बहुत समझदार हो भाई आप तो, है ना। चलो ओके, तो आप जानते हो मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने आपको केवल यहाँ से इतना समझाने की कोशिश की है कि जब 2 तत्व आपस में सहयोग करते हैं, 2 तत्व आपस में सहयोग करते हैं, तो इन 2 तत्वों ने आपस में सहयोग किया है, तो बताओ कितने यौगिक बने हैं? तो आप कहोगे सर एक बना है ये, दूसरा ये बना है, तीसरा ये बना, चौथा ये और 5वां ये, मतलब 5 यौगिक बन गए, 5 यौगिक बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 तत्व आपस में सहयोग करते हैं, 2 तत्व आपस में सहयोग करते हैं, तो या तो 2 यौगिक बनाएंगे वो, या 2 से अधिक यौगिक बनाएंगे। आज ध्यान रख लेना, जब 2 तत्व आपस में सहयोग करेंगे तो या तो वो 2 तत्व 2 यौगिक बनाएंगे या 2 से अधिक यौगिक भी बना सकते हैं, अधिक यौगिक भी बना सकते हैं, निश्चित सी बात। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, बेसन और शक्कर से लड्डू भी बन जाता है, बर्फी भी बन जाती है, मिठाई भी बन जाती है, बोलो हाँ, कड़ी भी बन जाती है, और बेसन की सब्जी भी बन जाती है। कितने यौगिक बने? बेसन और शक्कर से। ठीक है, बेसन और शक्कर से लड्डू, बर्फी और मिठाई बन चुकी है।
फिर कड़ी के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सिस्टम, कोई दूसरे सिस्टम दो लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब है जब दो तत्व आपस में करेंगे सहयोग को दो या दो से अधिक यौगिक बन सकते हैं, आप भी जानते हो। एग्जाम्पल मैं लेता हूं C और O, तो ये C और O से कम दो यौगिक तो बन सकते हैं, एक हमारा CO2 और एक हमारा CO। ठीक है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CO है कार्बन डाइऑक्साइड और CO है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे जहरीली गैस है। समझ रहे हो ना? कहाँ मिलेगी? तो जो आपका गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से, बस से जो धुआं निकलता है उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सिंपल बात आप समझ गए। जब दो तत्व सहयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। क्लियर हो चुका है ये बात? अब आगे समझो। तो दो तत्व जब सहयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। सिंपल ही बात है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने सहयोग किया तो 5 यौगिक बन गए। तो दोस्तों आप विशेष बात इसकी ये है, उसको समझो। विशेष बात इसकी ये है कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन यौगिकों में जो अधिक यौगिक बने हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बने हैं, उन यौगिकों में एक तत्व हमेशा निश्चित होता है, या फिर ऐसा बोले एक तत्व का भार हमेशा निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। एक तत्व का वो निश्चित रहता, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन दूसरा जो तत्व होता है वो बिल्कुल ना गुणा में चलता है। किस में चलता है? गुणा में चलता है, गुणा के अनुपात में चलता है। कैसे समझो, यहां पर समझो, यहां पर मैं इनको हटा दे रहा हूं। एग्जाम्पल आप समझो, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से 5 यौगिक बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के, आप हिंदी में भी लिख लेना, आप हिंदी में भी शब्दों में भी इसको लिख देना, ब्रैकेट में ये इसको लगा देना। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से 5 यौगिक बनते हैं। 5 यौगिक बनते हैं। ठीक है, सिंपल बात। चलो यहाँ पर मैं यौगिक बना दे रहा हूँ। ठीक है, पहला यौगिक जब n पर 1 प्लस है, O पर 2 माइनस है, तो क्या बन जाएगा? N2O बन जाएगा। n पर 2 प्लस है, O पर 2 माइनस है, क्या बन जाएगा? N2O2 बन जाएगा। इस पर 3 प्लस है, इस पर 2 माइनस है, N2O3 बन जाएगा। इस पर 4 प्लस है, इस पर 2 माइनस है, तो N2O4 बन जाएगा, और ये N2O5 बन जाएगा। 5 रहेगा, क्योंकि अधिकतम ये 5 ही कर सकता है, क्योंकि संयोजकता कोष में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, बन गए। मैंने आगे आपसे ये बोला था कि इनमें एक तत्व की मात्रा हमेशा निश्चित होती है और दूसरा तत्व गुणा में चलता है, ऐसा बोला था ना हमने। तो चलो देखो आप समझो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देना यौगिक और यहाँ पर लिख देना अनुपात। ठीक है, ये टेबल बनाना है। इस थ्योरी को लिखने के बाद ये टेबल एग्जाम्पल में आपको बनाना है। ठीक है, चलो ओके। देखो यहाँ पर n का भार कितना होता है? 14। बोलो सज्जा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, n का भार कितना होता है? 14 होता है। n का भार कितना होता है सर? 14 होता है। एनी प्रॉब्लम? 14 होता है ना, तो ये लिख दो, 2 है तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। O का कितना होता है? 16। बस, कोई दिक्कत? चलो, n का कितना होता है? 14। 2n है, कितना हो जाएगा? 28। 2O है, 1 का 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, चलो इस n का 14, 2 है 28, यहाँ पर भी 2 है 28, यहाँ पर भी 2 है 28। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? यहाँ 3O है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 4 हैं 16 चौके 64, 5 हैं 16 पंजे 80। बस, कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला था? जब दो तत्व आपस में सहयोग करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, बन गए।
बस कोई दिक्कत नहीं। मैंने आगे आपसे ये बोला था कि इन दो तत्वों में एक तत्व हमेशा निश्चित रहता है। एक तत्व हमेशा कैसा रहता है? निश्चित। तो देखो एक तत्व का भार हमेशा निश्चित, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का भार 28 है, यहाँ नाइट्रोजन का भार 28, यहाँ नाइट्रोजन का भार 28, यहाँ 28 और यहाँ 28। तो भाई साहब एक तत्व की भार जो है ना निश्चित हो रहा है ना, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज नहीं हो रहा ना। और दूसरा तत्व किस में चलेगा? गुणा में चलेगा। तो देखो दूसरा तत्व गुणा में भी चल रहा है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80 चल रहा है ना गुणा में, चल रहा है ना गुणा में। यही बताया ना मैंने। तो बस भाई साहब यही है नियम आपका, यही है नियम आपका। तो आप ये समझ रहे होगे सर एक ही एग्जाम्पल बताया आपने, कोई और एग्जाम्पल बता दो। तो बिल्कुल सर मैं आपको और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे C/O के संयोग से, C/O के संयोग से दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। दो यौगिक बनते हैं, दो यौगिक बनते हैं, ठीक है। देखो दो यौगिक, ये हमारा CO2 बन जाएगा और एक बन जाएगा आपका CO, ठीक है। सॉरी पहले मैं आपको CO लिख दे रहा हूँ और यहाँ CO2 लिख दिया। दो यौगिक बनते हैं, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का भार कितना होता है सर? 12 होता है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है सर? 16 होता है। यहाँ पर कार्बन का भार कितना होता है? 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का भार कितना होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन का भार होता है सर 16, बट 2 है तो कितना आ गया? 32। तो देख लो एक निश्चित है, दूसरा गुणा में है। ये 16, 16 दूनी 32। सिंपल बात है सर, हमेशा ये प्रत्येक चीज़ के लिए निश्चित रहेगा, ठीक है। तो एक बार अपनी कॉपी में राइट करें, ठीक है। इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में जॉन डाल्टन महोदय ने किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो इन यौगिकों में एक तत्व का भार हमेशा निश्चित रहता है और दूसरा तत्व हमेशा गुणित अनुपात में चलता रहता है। ओके, ये थ्योरी लिखो। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी ये प्रत्येक के साथ ऐसा ही होता है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल सर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट करके आप बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज हम 2 नियम ही कंप्लीट कर पा रहे हैं और जो तीसरा हमारा जो गुणित अनुपात का नियम था, ठीक है, सॉरी चौथा हमारा जो नियम था व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे और बचे हुए दोनों नियम हम अगली वीडियो में फिनिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।